अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूएमएल तक हमने डिस्कस कर लिया था कि यूएमएल क्या है और उसको हमने किस तरह से या किस पर्पस के लिए यूएमएल को बेसिकली यूज़ किया जाता है। आज हम स्टार्ट करने लगे 1.3 टॉपिक सी शार्प से। हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि देखा था कि सी शार्प को तकरीबन 2000 या 2001 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और उससे पहले जो है वह माइक्रोसॉफ्ट की विजुअल बेसिक या विजुअल फॉक्स प्रो वगैरह जो है वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन थी, पॉपुलर थी, वो यूज़ हो रही थी। फिर सी शार्प जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई, और इसके क्या फ़ीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो जो फर्स्ट फीचर है तो वो ये है कि सी शार्प जो है वो हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसा कि जावा थी, आप लोगों ने जावा को पढ़ा, अब हम सी शार्प जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि जावा में था कि आपने कोई भी काम करना हो, इवन अगर आपने जस्ट हेलो वर्ल्ड का मैसेज भी अगर आपने प्रिंट करना है तो उसके लिए भी आपको क्लास बनानी पड़ती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है, और उसके लिए फिर हम सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारे क्लास का होता है, जो कि ऑब्जेक्ट के लिए एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट का काम कर रही होती है। सी शार्प आपको एक बहुत ही रिच फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी प्रोवाइड करेगी, जिसको हम FCL कहते हैं। और सी शार्प को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस, जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं या वेब एप्लीकेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं, नेटवर्क से रिलेटेड एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, आप इस तरह की बेशुमार टाइप की एप्लीकेशंस जो हैं वो आप सी शार्प को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं। सी शार्प इज़ एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट हम किसे कहते हैं कि देखें, जब यूज़र अपने सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो वो डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है। जैसे यूज़र कहीं पे क्लिक कर रहा है, कहीं पे राइट क्लिक कर रहा है, कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है, कहीं पे स्क्रॉल को यूज़ कर रहा है, तो ये बेसिकली डिफरेंट इवेंट्स ट्रिगर किए जा रहे होते हैं, और इन इवेंट्स के थ्रू जो है वो एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन की जा रही होती है। नेक्स्ट जो फीचर है वो विजुअल प्रोग्रामिंग का है कि सी शार्प जो है वो हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग है। विजुअल का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास बिल्ट इन जो है वो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे बटन्स हैं, बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स वगैरह। हमने जस्ट उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने फॉर्म के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, और हमने उनके पीछे कोडिंग जो है वो करनी है। यानी कि आपको इनके कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस नहीं करना कि जी बटन बनाना है, पहले हम बटन बनाएंगे, फिर उसके साथ हम कोई कोड अटैच करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, फिर हम उसके साथ कोई कोड अटैच करेंगे। ऐसा नहीं है, हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, हमने अपना इंटरफेस डिज़ाइन करना है, इंटरफेस बनाना है, और उसके बाद फिर जो है वो हमने उसके साथ जस्ट कोड को अटैच करना है। उसके बाद पॉइंट 4 टॉपिक है जेनेरिक एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो सी शार्प को यूज़ करते हुए आप जेनेरिक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जेनेरिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि जिसके अंदर हमारे पास ट्रेडिशनल कलेक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि कलेक्शन है आपके पास, एरे इज़ अ कलेक्शन या लिस्ट है, और उसके बाद आपके पास डिक्शनरीज हैं। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की कलेक्शंस हैं। तो इन कलेक्शंस को हैंडल करने के लिए जो है वो हम उसकी जेनेरिक प्रोग्रामिंग जो है वो हम करते हैं। फिर और सी शार्प आपको ये अलाउ करती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास लिंक आ जाता है। लिंक स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी, और लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी को यूज़ करते हुए आप ये जो कलेक्शंस हैं उनके ऊपर आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं उनको। जैसे कि आपने SQL को पढ़ा होगा डेटाबेस के कोर्स के अंदर, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसी तरह से आपके पास एक और क्यूरी लैंग्वेज है जिसको लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी कहते हैं, लिंक। तो लिंक की भी जो फैसिलिटी है ये सी शार्प आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि दोनों तरह के फीचर्स, दोनों तरह की प्रोग्रामिंग जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है। स्टैंडर्डाइज है, ECM में इंटरनेशनल से स्टैंडर्डाइज है आपकी सी शार्प लैंग्वेज। अगर आपको स्टैंडर्ड उसको पढ़ना चाहें, देखना चाहें, तो ये URL अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सी शार्प और नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म, तो सी शार्प जो है उसको आप नॉन विंडोज़ प्लेटफॉर्म जैसे कि लाइनक्स है या मैक है, आप उनके पर भी आप इसको एग्जीक्यूट या इनके प्रोग्राम्स का आप रन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप मोनो प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है ये आप इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद फिर आप जो है वो सी शार्प एप्लीकेशन को अदर
देन विंडोज़ प्लेटफॉर्म आप उनको एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। सी शार्प को यूज़ करते हुए आप इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। आपको ASP.NET टेक्नोलॉजी इसके अंदर अवेलेबल है, और ASP.NET को यूज़ करते हुए आप अपनी जो है वो बैकएंड पे काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड जो है वो आप अपना सी शार्प के अंदर रख सकते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड एसिंक एंड अवेट मेथड, दो तरह की प्रोग्रामिंग है। एक है आपके पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और दूसरी है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में जब हम एक टास्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा टास्क स्टार्ट होता है। जैसे अगर आपने दो लूप्स बनाई हैं, एक लूप 1 है जो 1000 टाइम चल रही है, एक लूप 2 है वो भी 1000 टाइम चल रही है। तो जब सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो हमारा कंपाइलर पहले लूप 1 को कंप्लीटली यानी कि 1000 टाइम एग्जीक्यूट कर लेगा, उसके बाद वो दूसरी लूप की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा। ये है हमारे पास सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। जबकि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर वो पहली लूप को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरी लूप के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर दूसरी से फिर पहली लूप पे चला जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद फिर से जो है वो दूसरी लूप पर आ जाएगा। यानी कि वो अमंग द डिफरेंट लूप्स या बिटवीन द डिफरेंट लूप्स जो है वो स्विच कर रहा होगा। इसको हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग सी शार्प में पहले भी अवेलेबल तो थी, लेकिन वो थोड़ी सी आप कह लें कि उसके अंदर एरर्स के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा थे। तो जो अब न्यू एडिशंस आ रहे हैं सी शार्प के, उसके अंदर उन्होंने एसिंक और अवेट मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग के इश्यूज जो हैं वो कम हो गए हैं। जब आप मल्टी थ्रेडिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपको एरर्स वगैरह जो हैं वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट की अगर आप बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट में हमारे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क आ जाता है। और डॉट नेट फ्रेमवर्क दो चीज़ों के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। वो दो चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं, किन चीज़ों के ऊपर जो है कंसिस्ट कर रहा होता है? तो एक तो यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स हैं। नंबर वन इज द CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और सेकंड जो फीचर है या सेकंड जो उसका कंपोनेंट है वो बेसिकली है हमारे पास FCL, जिसका भी हमने पहले शुरू में जिक्र किया। FCL स्टैंड्स फॉर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। और CLR स्टैंड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर ये टू मेजर कंपोनेंट्स हैं, CLR एंड FCL। FCL को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे FCL को डिस्कस नहीं किया जा रहा। CLR बुक के अंदर है, इसको अभी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा CLR का ही आ रहा है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। FCL क्या है? FCL हमारे पास एक काफ़ी रिच क्लास लाइब्रेरीज हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस अवेलेबल हैं जिनके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं। और उन क्लासेस के बिल्ट इन क्लासेस के मेथड्स को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे टास्क जो हैं वो बहुत कन्वीनियंटली, बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट विदाउट गोइंग इनटू द मच डिटेल ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एरे को सॉर्ट करना है, एरे की सॉर्टिंग करनी है। एरे की सॉर्टिंग आपने पहले भी की होगी, लेकिन उसके लिए आप जो है वो क्या करते थे कि एक पूरा एक लॉजिक बनाया करते थे, आप लूप लगाया करते थे, कंपैरिजन करते थे, फिर उनके जो इंडेक्सेस के ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी होती थी उनको आपस में स्वैप किया करते थे, इस तरह के काम किया करते थे। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप सॉर्ट का मेथड कॉल करेंगे तो आपका पूरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। एरे के साथ सॉर्ट का मेथड कॉल करेंगे तो आपका पूरा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के बेशुमार फीचर्स, बेशुमार जो है वो मेथड्स जो है वो अवेलेबल हैं FCL के अंदर, जिसको हम फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी कहते हैं। अब हम बात करते हैं CLR के ऊपर। तो और CLR जो है इसी को आगे हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ रहा है बुक के अंदर, इसी को जो है वो हम ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। CLR इज़ कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, और कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बेसिकली
provides you a virtual machine. CLR is a virtual machine. जैसे कि जावा की एप्लीकेशन को जब आप रन करते हैं तो उसके लिए वहाँ पर एक वर्चुअल मशीन की ज़रूरत होती है. आप वर्चुअल मशीन, जिसको हम JVM कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, उसको आप इंस्टॉल करते हैं और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप जावा की एप्लीकेशंस को जो है वो आप रन कर रहे होते हैं. तो इसी तरह से अगर आपने अगर आप जो है वो C# के जो है वो एप्लीकेशन को अगर आप रन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको जो है वो CLR जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसको कि हम कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कहते हैं, और ये एक वर्चुअल मशीन है. सर, तो जो वर्चुअल मशीन है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मशीन को हम किस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. चलो ठीक हो गया जी, मैं पेंट लगाता हूँ. अच्छा देखिए, सपोज करें कि जी हमारे पास जो है वो एक ये शेप्स हैं. ओके, हमने सपोज ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. ये हमारे पास जो है वो C# की एक एप्लीकेशन है. C# एप्लीकेशन. C# एप्लीकेशन है हमारी. आप सब लोग जानते ही हैं कि हम सबसे पहले जो है वो अपने प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं. तो जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद जब हम इसे कंपाइल कर लेंगे तो कंपाइल करने के बाद हमारे पास जो है कंपाइल करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको हम नाम देते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज. ठीक है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज MS माइक्रोसॉफ्ट के लिए है. माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL. अच्छा, अब ये जो MSIL है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये आपका C# का कोड नहीं है. ये कंपाइल हो चुका है एक दफ़ा, और जब ये कंपाइल हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली ये सोर्स कोड नहीं रहेगा. इसीलिए हम इसको इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं. इंटरमीडिएट कोड, ये इंटरमीडिएट कोड का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि जावा के अंदर बाइट कोड का कॉन्सेप्ट था. ठीक है, जावा में था बाइट कोड, और यहाँ पर आप C# एप्लीकेशन में यहाँ पे हम इसको कहेंगे MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज. अब जब आप इसको रन करने लगते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो क्या काम होता है. सपोज ये हमारा एक सिस्टम है, ये एक और सिस्टम है, ये एक और सिस्टम है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारा ये विंडोज़ बेस्ड सिस्टम है. ये जो सिस्टम है हमारा ये लाइनक्स, और ये सपोज करें कि जी मैक OS है इसके ऊपर. अब हमने एक ही हमारे पास जो है वो फाइल है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, फाइल है, इसको हमने रन करना है. अब जब हमने इसको रन करेंगे अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमने इसको इधर भी, सॉरी, हमने जी इसको इधर भी रन करना है
आई थिंक पेंसिल टाइप कोई शेप मिल जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी, हमने इसको इधर भी रन करना है और हमने इसको इधर भी रन करना है। अब ये कैसे रन होगा? तो यहाँ पर हमें एक रिक्वायर्ड होगा एक और टूल, जिसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। ठीक है, VM लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन के लिए। वर्चुअल मशीन हमें चाहिए। अब ये जो वर्चुअल मशीन है बेसिकली, ये वर्चुअल मशीन है हमारी CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। इधर भी ये इंस्टॉल होगी। ठीक है, इधर भी आपका CLR जो है वो इंस्टॉल होगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। और इधर भी हर जगह पर आपको जो है वो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR जो है वो अवेलेबल होगा। अब CLR जो है, CLR के अंदर एक और छोटा सा कंपोनेंट है, एक और छोटा सा आप कह लें कि कंपाइलर है। जिस कंपाइलर को कहते हैं JIT, JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये CLR के अंदर है। ये अब शेप थोड़ी सी ऐसे बन रही है कि बाहर लिखा जा रहा है, लेकिन खैर बहरहाल उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। JIT, JIT स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, JIT। अब ये जो JIT कंपाइलर है, ये बेसिकली इस MSIL को जब लेगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। अब ये कोड यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये एक्जी फॉर्म में ले आएगा, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। अब मैं यहाँ पे लिख जस्ट एक्जी रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा मसला हो रहा है। एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यानी MSIL हमारा बाइट कोड था या एक इंटरमीडिएट कोड था। जब आपने उसको मैक के ऊपर रन किया तो मैक के ऊपर जो CLR था उसके ऊपर एक JIT कंपाइलर था। उस JIT कंपाइलर ने उसको मैकिन्टॉश आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी। इसी तरह से यही MSIL जब हमारा रन होगा लाइनक्स के ऊपर, तो लाइनक्स के ऊपर जो CLR है उसका जो JIT कंपाइलर है वो इसको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ लाइनक्स। और फिर यही वाला कोड जब विंडोज़ के ऊपर रन होगा तो यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर जो CLR है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, उसका जो JIT कंपाइलर है वो उसको कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ विंडोज़। अब ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो अब यहाँ पर रन होना शुरू हो जाएगी। एक्जी फाइल उसकी बन जाएगी, एक्जी। ठीक है, इधर भी जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो उसकी बन जाएगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली CLR का कंसेप्ट है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है जो कि एक्सेप्ट करेगा MSIL को, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज को, और उस CLR का JIT कंपाइलर उस MSIL को कन्वर्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन विच वी आर यूजिंग। तो ये था हमारे पास एक C# की एप्लीकेशन किस तरह से रन होती है, उसको डायग्रामेटिकली आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, वापस आते हैं वहीं पर। तो ये यहाँ पर आपको बात कर रहा है वर्चुअल मशीन की। CLR इज़ अ वर्चुअल मशीन। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो बात कर रहा है मैनेज कोड की। मैनेज कोड क्या होगा? अच्छा, आप देखो कि मैनेज कोड हमारा वो कोड होगा जो CLR के थ्रू रन हो रहा है। यानी ये कोड पहले CLR के पास आया और CLR ने उसको रन किया। बाज़ वक़्त ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कोड है वो कोड डायरेक्टली C# का कोड जो है वो डायरेक्टली CLR को बाईपास कर दे और वो रन हो या एग्जीक्यूट हो आपकी मशीन के ऊपर। ये पॉसिबल है। इसको हम कहते हैं कि हमारे कोड ने CLR को बाईपास कर दिया। जो कोड CLR के थ्रू रन होगा उसको कहेंगे मैनेज्ड कोड, और जो कोड CLR को बाईपास करके रन होगा उसको हम कहेंगे अनमैनेज्ड कोड। मैनेज्ड कोड एंड अनमैनेज्ड कोड। अब मैनेज्ड कोड का क्या फ़ायदा है, अनमैनेज्ड कोड का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे। मैं इस विंडो को थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको चलें। चलें, ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैनेज्ड कोड वो है जो CLR के थ्रू रन हो रहा है। जो मैनेज्ड कोड होगा, मैनेज्ड कोड का बहुत एडवांटेज है, बहुत फ़ायदा है। वो क्या है, वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि
जो मैनेज कोड होगा इंटीग्रेटिंग द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रिटन इन द डिफरेंट डॉट नेट लैंग्वेजेस कि अगर आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की, एक एप्लीकेशन बनाई और उस एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो डॉट नेट कंपेटिबल होनी चाहिए। डॉट नेट लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे एक एप्लीकेशन है, सपोज ये पेंट है, पेंट को ही मैंने ओपन किया हुआ है, पेंट है, पेंट का कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन जो है इसका प्रोग्राम जो है वो मैंने सी शार्प के अंदर बनाया है, उसका कुछ पोर्शन जो है सपोज ये कर लें, इसको मैंने एफ शार्प के अंदर बनाया। अब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं लेकिन दोनों डॉट नेट कंपेटिबल लैंग्वेजेस हैं, तो जो सी एल आर होगा वो इन दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो रिटर्न हमारा कोड है उसको वो आपस में खुद ही इंटीग्रेट कर लेगा और इंटीग्रेट करने के बाद उनको एग्जीक्यूट कर देगा। जो हमारा यूज़र है, यूज़र विल बी टोटली अनअवेयर्ड कि हमारा जो ये एप्लीकेशन है जिसको वो यूज़ कर रहा है वो आधी एफ शार्प में बनी हुई है, आधी सी शार्प में बनी हुई है, उसे पता ही नहीं लगेगा। तो इसको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैनेज कोड को अवेलेबल होता है, जो मैनेज कोड जिसको यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। सेकंड है एरर हैंडलिंग बिटवीन सच कंपोनेंट्स। अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में अगर कोई एक्सेप्शंस रेज हो रही हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, किस तरह से टैकल किया जाएगा, ये काम भी जो है वो हमारा जो CLR है, हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसका हेडिक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थर्ड पॉइंट है, बुलेट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, वो है हमारे पास एनहेंस्ड सिक्योरिटी, कि जो आपका मैनेज कोड होगा ये आपको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू अनमैनेज्ड कोड। अनमैनेज्ड कोड ने तो देखो बाईपास कर दिया सारा कुछ। अब अनमैनेज्ड कोड जो है वो आपकी मेमोरी को या आपके सिस्टम को किस तरह से यूज़ करेगा, कैसे उसको यूटिलाइज करेगा, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। हाँ, अगर वो CLR के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है या CLR के थ्रू रन हो रहा है तो फिर ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली इंश्योर्ड होगी, ये कंफर्म्ड होगी कि भाई वो कोड आपका सिक्योर होगा, उसके अंदर कोई वायरसेस नहीं होंगे, उसके अंदर कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो कि आपके सिस्टम को या आपके सॉफ्टवेयर्स को जो है वो हार्म कर सके। लास्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट एंड मोर, कि जब आप CLR की बात करेंगे, जब आप मैनेज कोड की बात करेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही होगी। जैसे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, और अगर आप ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उससे मेमोरी को किस तरह से रिलीज़ करवाना है, मेमोरी को किस तरह से फ्री करवाना है, ये सब का सब हेडिक जो है वो CLR का होगा, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का होगा, प्रोग्रामर का नहीं होगा। हाँ, इसका ऑपोजिट, मैनेज कोड का जो ऑपोजिट है वो अनमैनेज्ड कोड है, और अनमैनेज्ड कोड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो CLR को बाईपास कर देता है और फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सब की सब प्रोग्रामर के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं, प्रोग्रामर पर आ जाती हैं कि फिर एरर हैंडलिंग भी उसने करनी है, फिर सिक्योरिटी भी उसने प्रोवाइड करनी है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट भी उसने करनी है। ये सारे का सारा काम जो है फिर प्रोग्रामर के ऊपर आ जाता है, तो वो बर्डन सारा जो है प्रोग्रामर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसको हम कहेंगे कि ये हमारा अनमैनेज्ड कोड है। अनमैनेज्ड कोड डेफिनेटली रिस्की है क्योंकि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है, सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है, इसलिए हम कहते हैं कि मैनेज्ड कोड ही होना चाहिए, अनमैनेज्ड कोड जो है वो नहीं होना चाहिए। अपने एक प्रीवियस जो है वो सेशन के अंदर मैंने आई थिंक पता नहीं मिड था या फाइनल था, उसके अंदर मैंने डिफरेंस पूछ लिया था मैनेज कोड एंड अनमैनेज्ड कोड का, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको अटैम्प्ट नहीं कर सके थे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जी हम। अब इसी की एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे फर्दर आएगी। तो MSIL का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये आपका जो है वो एक इंटरमीडिएट कोड है, ये एग्जीक्यूटेबल भी नहीं है और ये सोर्स भी नहीं है। उसके बाद जिट कंपाइलर का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, वो मैंने आपको बता दिया कि वो CLR का पार्ट है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, हमारा कोड 2 दफ़ा कंपाइल होगा, एक दफ़ा यहाँ पर कंपाइल हो रहा होता है और दूसरी दफ़ा इधर आके कंपाइल हो रहा होता है, 2 दफ़ा हमारा कोड कंपाइल होता है। ठीक है, तो जो सेकंड टाइम जो हमारा कोड कंपाइल होगा वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स उसको कंपाइल कर रहे होंगे, जिनको जिट कंपाइलर्स जो है वो कहा जाता है। ओके जी, तो ये तो था हमारा ब्रीफ ओवरव्यू। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, तो जो हमारी जो सी शार्प एप्लीकेशंस हैं
वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं, उनको आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब कि विंडोज़ पे एग्जीक्यूट करना चाहें, लाइनक्स के ऊपर, मैक है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। सिंपल को अच्छा, ये जो इंडिपेंडेंस आती है ना, बेसिकली ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंस आती इस वजह से है कि हमारा जो कोड है वो दो जगह पर जाके कंपाइल हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाता है। इंटरमीडिएट फॉर्म में आने की वजह से जो है वो आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मिल रही होती है। बिल्कुल सेम जावा के अंदर भी ऐसे ही काम हो रहा होता है। 1.4.4 लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी। लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी ये अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा आप कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कि आप एक एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख लें, लेकिन वो लैंग्वेजेस जो हैं आपकी वो डॉट नेट कंपेटिबल लैंग्वेजेस होनी चाहिए। डॉट नेट कंपेटिबल लैंग्वेजेस जैसे कि सी शार्प, एफ शार्प, विजुअल बेसिक, ये जो लैंग्वेजेस हैं बेसिकली ये डॉट नेट कंपेटिबल लैंग्वेजेस हैं, और इसको हम लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी कहेंगे। डॉट नेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी because the software components written in the different .NET languages such as C Sharp and Visual Basic are all compiled into MSIL, ठीक है। The components can be combined to create a single unified program. Thus MSIL allows the .NET frameworks to be language independent. लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी हो गई जी हमारी एप्लीकेशंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो थी, जावा भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, सी शार्प भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन सी शार्प प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपको लैंग्वेज इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करती है। 1.5 टॉपिक के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स का जो है वो इंट्रोडक्शन आ रहा है। आप सब इनसे अवेयर होंगे और आपने इसके काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो यूज़ किए हुए होंगे, जैसे कि 90s के अंदर आया था, और एक्सपी, विंडोज़ 7, आपने तो हो सकता है कि ये वाले वर्जन्स जो हैं वो यूज़ ना किए हों, लेकिन बहरहाल हमने विंडो 95 जो है वो यूज़ की हुई है। विंडो 95, विंडोज़ 98 आई थिंक भी थी, और विंडोज़ एक्सपी हमने बहुत यूज़ की। एक्सपी के बाद 7, 8 और अब आजकल जो है वो विंडोज़ 10 जो है वो यूज़ हो रही है। अगर आप देखना चाहें, पढ़ना चाहें अपने नॉलेज के लिए, तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज दिस टॉपिक इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर कोर्स। विंडोज़ स्टोर, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ऐप स्टोर्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे कि गूगल का भी प्ले स्टोर है, और एप्पल का भी है, और इस तरह से विंडोज़ का भी जो है वो प्ले स्टोर है। वहाँ पे आप जाके विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशंस को जो है वो आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, या अगर आप कुछ बना रहे हैं, कोई ऐप बना रहे हैं, तो उसको अपलोड किया जा सकता है। विजुअल स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, विजुअल स्टूडियो IDE। तो इसके मुतालिक मैंने आप लोगों को बताया था कि विजुअल स्टूडियो के लिए आप जो है वो इंस्टॉलेशन अपनी कंप्लीट कर रखेंगे, और इंस्टॉलेशन के लिए मैंने आपको ये बताया था कि आप विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, और कम्युनिटी एडिशन में जाने के बाद आपने उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को आपने इंस्टॉल कर लेना है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, वैसे तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इंस्टॉलेशन जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली होंगी। तो आप कम्युनिटी एडिशन जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, वो यहाँ पर आपको उसके मुतालिक बता भी रहा है। और यहाँ पर वो आपको एक एप्लीकेशन रन करके दिखा रहा है कि आप एप्लीकेशन को किस तरह से रन करेंगे। ये बनी बनाई एक एप्लीकेशन है जो एग्जांपल्स में पड़ी हुई है, ऑल्दो कि ये हमारे लिए हमें अवेलेबल नहीं होगी, हम कोई अपनी एप्लीकेशन जो है वो हम बना सकते हैं। तो खैर बहरहाल एप्लीकेशन को आप किस तरह से रन करेंगे यहाँ पे वो आपको तरीका बता रहा है। हम अपनी एप्लीकेशंस बनाएंगे, उनको हम रन करेंगे। एक पेंटर एप्लीकेशन है जिसका यहाँ पे वो एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। मैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर को जो है वो मैं रन कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर है, और मॉडिफाई में मैं आ रहा हूँ। थोड़ा सा शायद हमें वेट करना पड़े। गेटिंग थिंग्स रेडी।
मेरे पास ओल्डर वर्जन है, थोड़ा सा 17 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, कम्युनिटी एडिशन। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन हो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दिस वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ये सब स्टूडेंट लाजमी करेंगे, ठीक है। डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट ये लाजमी हो। मैंने कुछ और कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल किए हुए हैं और यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी, अगर करना चाहें तो कर लें। अदरवाइज़ हमें जिसकी ज़रूरत है वो सिर्फ यही वाला है, पहले वाला है, डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट। आप जितने कंपोनेंट्स बढ़ाते जाएंगे, डेफिनेटली द सेटअप विल रिक्वायर मोर स्पेस एंड मोर टाइम टू गेट डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड। तो आप जो है इसी को रख लें ताकि जल्द से जल्द आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। अदरवाइज़ आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। चलिए मैं इसको वैसे ही क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो एप्लीकेशन रन करना वो यहाँ पर आपको बता रहा है, और कैसे काम कर रही है एप्लीकेशन जी। यहाँ से आप रन पे क्लिक कर देंगे, एप्लीकेशन रन हो जाएगी। इस डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि उसने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है। इस तरह की एप्लीकेशन आप भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं और साइजेस आ रहे हैं, अंडू और क्लियर है, और इस तरह से वो पेंटिंग लाइक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। पेंट लाइक एप्लीकेशन जो है वो उसने बनाई है। तो इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो आप भी बहुत इजीली बना सकते हैं। अब सेकंड जो है वो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू विजुअल स्टूडियो। इसके लिए फिर मैं एक न्यू वीडियो जो है वो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। थैंक यू।